हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिंग ऑफ सक्सेस। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क के बारे में यानी कार्य के बारे में। कार्य होता क्या है, तो डिफिनेशन लिखा है। डिफिनेशन इससे पहले आप लोग भी कहीं भी पढ़े होंगे। तो डिफिनेशन इसका लिखा है, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो देखिए, सिंपल सा डिफिनेशन है, यानी बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। और यानी वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डब्लू के द्वारा, यानी स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू मत बोलिए, स्मॉल डब्लू के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और वर्क जो है, कार्य जो है, वो एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये तो सिंपल सा था डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे। देखिए, ये कोई हम लोग पिंड लेते हैं, एक कोई वस्तु है जिसपे हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो लगाते हैं तो वस्तु कुछ ना कुछ क्या होगी, विस्थापन होगी। तो विस्थापन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। देखिए, ये वस्तु था, इस पर हम लोग फोर्स लगाए तो वस्तु कहाँ पे चल के आ गया, बी बिंदु पे। ए से कहाँ पे आया, बी पे। तो जितने ये दूरी चला, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। और विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एस से। तो सिंपल सा है। देखिए, फार्मूला से भी सिंपल है और यहाँ से भी सिंपल है, यानी बल एवं विस्थापन के गुणनफल को। तो देखिए, बल ये हो गया फोर्स और ये हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। तो सिंपल सा है, बोल सकते हैं हम लोग वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं आप लोग तो शॉर्ट में बोल सकते हैं डब्लू बराबर एफ इंटू एस, यानी एफ फोर हो जाएगा फोर्स और एस फोर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं और फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं। तो ये अभी सिंपल सा था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका वर्क का। तो इसको रफ कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए, वर्क एक क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। बार बार पूछा जाता है जो वर्क कौन सा राशि है, दे दिया जाता है जो स्केलर है या वेक्टर है, अदिश या सदिश। तो वर्क जो है वो एक अदिश राशि है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए, अगर एसआई यूनिट की बात करें वर्क का, तो देखिए एसआई यूनिट का अगर वर्क का बात करें तो वर्क का एसआई यूनिट हो जाता है। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वर्क बराबर क्या होता है, सिंपल सा था, क्या, एफ इंटू एस, यानी वर्क बराबर हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ फॉर फोर्स हो जाएगा और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है। ठीक, तो देखिए फोर्स एसआई यूनिट निकालना है, तो फोर्स पहले है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन। और उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो देखिए, ये बिंदु ए से कोई वस्तु, मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी पे आ गया, तो ये बीच की दूरी जो वस्तु के द्वारा तय किया गया है, यही इसका विस्थापन हुआ ना। तो देखिए, विस्थापन को सबसे पहले हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। तो कोई भी दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। तो देखिए, विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी हो गया न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। किसके, जूल के। तो एसआई यूनिट आ गया इसका जूल, किसका, वर्क का। यानी हम लोग बोल सकते हैं वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। किसका एसआई यूनिट आया, वर्क का। तो देखिए, वर्क का एसआई यूनिट आ गया क्या, जूल। अब हम लोग ये एसआई यूनिट था, अब सेजियस यूनिट के बारे में देखेंगे। देखिए, इसका सेजियस यूनिट जो होता है वो क्या होता है। तो सीजीएस यूनिट देखिए, सबसे पहले सीजीएस यूनिट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एसआई यूनिट है क्या इसका, न्यूटन। न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, डाइन। क्या होता है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन। और मीटर का हो जाता है सेंटीमीटर। मीटर का क्या हो जाता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। अगर ये दोनों को आप लोग, इसका वैल्यू जो होता है वो न्यूटन इंटू सेंटीमीटर अर्ग के बराबर होता है। अर्ग, यानी हिंदी में भी लिख सकते हैं अर्ग। तो देखिए, यहाँ से आ गया, अगर वर्क का यानी कार्य का एसआई यूनिट की बात करें तो वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाता है, अर्ग। और कैसा आया वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एसआई यूनिट की बात कर रहे थे तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू एस।
उसके बाद देखिए फोर्स, यानी ये बल है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर, जूल के बराबर। अब देखिए CGS कैसे आया वो भी देख लीजिए। CGS आता है हमेशा किससे, SI से। तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन का CGS क्या हो जाता है, डाइन, और मीटर का CGS क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर ये दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये किसके बराबर होता है, अर्ग के। अब हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग सुनेंगे, यानी 1 न्यूटन बराबर सुनेंगे 10⁻⁻5 डाइन होता है। कितना होता है, 1 डाइन बराबर बोल सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन। तो देखिए अगर इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे आप लोग तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसका। तो इसका वैल्यू देखिए कैसे आएगा, 1 न्यूटन, 1 डाइन बराबर हो जाता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक। और सेंटीमीटर का तो वैल्यू पता ही है, 1 मीटर का अगर वैल्यू निकालिएगा 1 मीटर में हो जाता है 10⁻⁻2, ठीक। अगर इसको आप लोग यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है कि यहाँ पे अर्ग में वैल्यू आएगा, अर्ग में। तो देखिए यानी अब हो गया कितना, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 और न्यूटन इंटू क्या था, न्यूटन इंटू यानी मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूटन में लिए थे, ये मीटर में था। 1 मीटर बराबर बोल सकते हैं 10⁻⁻2। तो देखिए आ गया 10⁻⁻7 जूल, और या इसी को आप लोग बोल सकते हैं 1 अर्ग, क्या 1 अर्ग। और ऐसे भी बोल सकते हैं 1 जूल बराबर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं 1 जूल बराबर 10⁻⁻7, सॉरी 10 पॉजिटिव में आ जाएगा, उल्टा होगा तो अर्ग, यानी 1 जूल बराबर बोल सकते हैं 10⁻7 अर्ग। यानी 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है किसके, 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻7 अर्ग के। और अभी जस्ट बताए थे वर्क क्या है, एक अदिश राशि है। तो देखिए ये कैसा है वो भी देख लिया, क्योंकि देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻2। दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10⁻7, और न्यूटन इंटू मीटर अभी जस्ट बताए थे क्या होता है, जूल। तो देखिए न्यूटन इंटू मीटर हो गया जूल, और 1 जूल यानी बोल सकते हैं 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है, अर्ग के। तो 1 जूल बराबर बोल सकते हैं 10⁻7 अर्ग। तो इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जो वर्क जो होता है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। कभी वर्क ऐसा एक कंडीशन आएगा जिसमें वर्क कभी जीरो होगा, यानी फोर्स लगेगा लेकिन वर्क जो होगा उसका रिजल्ट जो वर्क का आएगा वो जीरो होगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें वर्क जो होगा निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें वर्क पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब हम लोग वर्क का कंडीशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव केस लेते हैं। देखिए पॉजिटिव केस सबसे पहले, देखिए पॉजिटिव केस किसको कहते हैं हम लोग बताते हैं। ये कोई एक वस्तु है, यानी पिंड है मान लीजिए, अगर इस पे फोर्स लगाया जाता है, देखिए अगर इस वस्तु पे फोर्स इस डायरेक्शन की ओर लगाया जाए, फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित होगी। वस्तु भी विस्थापित होके किधर जाएगी, इधर ही वस्तु विस्थापित होके आ जाएगी। देखिए वस्तु विस्थापित होके आएगी तो फोर्स का डायरेक्शन और वस्तु का यानी विस्थापित होने का डायरेक्शन अगर सेम रहे तो उस कंडीशन में जो होता है फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किस कंडीशन में, यानी जब वस्तु पे लगाएगा बल और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, दोनों का डायरेक्शन यानी दोनों का दिशा सेम रहे। कैसे वो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये वस्तु है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये कुछ ना कुछ क्या विस्थापित होगी, वस्तु विस्थापित होगी। देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में हम लोग लगाए, इस डायरेक्शन में लगाए फोर्स, और वस्तु भी विस्थापित होके, वस्तु यहाँ थी फर्स्ट में और वस्तु विस्थापित होके आ कहाँ गई। मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है, ये बी है,
ए से कहाँ पे आ गई वस्तु, बी पे। तो ए से बी पे जो आई वस्तु, तो वस्तु का विस्थापन डायरेक्शन यानी आगे की ओर, और फोर्स भी हम लोग वस्तु पे आगे की ओर लगा रहे हैं। यानी इस कंडीशन में ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन में जो हमारा डायरेक्शन जो है तो वो इक्वल है यानी समान है। तो इस कंडीशन में जो होता है फोर्स पॉजिटिव होता है। और क्यों पॉजिटिव होता है वो भी बताते हैं। तो अभी जस्ट बताइए, यानी पॉजिटिव केस में क्या होता है, आगे की यानी फोर्स अगर हम लोग आगे की ओर लगा रहे हैं तो वस्तु विस्थापित होकर आगे की ओर जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी फोर्स यानी वस्तु द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन यानी दोनों का दिशा जो होता है एक समान यानी एक दिशा में होती है, तब फोर्स पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। तो पता चला कैसे फोर्स धनात्मक होता है। अब हम लोग देखेंगे यानी ऋणात्मक के बारे में। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगर किसी वस्तु का फोर्स यानी किसी वस्तु का वर्क पॉजिटिव है तो उसका एंगल क्या होगा। तो देखिए ये कोई वस्तु मान लीजिए, इस पे हम लोग फोर्स जो है ऊपर की ओर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वस्तु कुछ न कुछ विस्थापित होगी। तो वस्तु मान लीजिए यहाँ पे विस्थापित यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसका एंगल जो देखेंगे वो लेस देन कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम। तो देखिए फोर्स का भी डायरेक्शन आगे की ओर यानी ऊपर जा रहा है, यानी वस्तु जो विस्थापित होगी वो आगे की ओर विस्थापित होगी, और यानी विस्थापन का भी दिशा जो है आगे की ओर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी बार बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अगर वर्क जो है किसी वस्तु का वर्क धनात्मक हो तो उसका एंगल क्या होना चाहिए। तो उसका एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से हमें एंगल कम होगा तो वर्क जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर ये तो पॉजिटिव केस में था। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद निगेटिव केस, यानी इससे हम लोगों को ये पता चला यानी वर्क जो होता है वो पॉजिटिव भी यानी धनात्मक भी होता है। अब निगेटिव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए निगेटिव में निगेटिव यानी ऋणात्मक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऋणात्मक के कंडीशन में क्या होता है, ऋणात्मक के कंडीशन में क्या होता है, यह है ऋणात्मक। मान लीजिए इस पे फोर्स लगाए हम लोग, तो देखिए ऋणात्मक के कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोग फोर्स आगे की ओर लगा रहे तो वस्तु जो होगा यानी विस्थापन जो होगा हमेशा दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। अगर फोर्स हम लोग पीछे की ओर लगाएंगे तो वस्तु विस्थापित आगे की ओर होगी। उस कंडीशन में जो होता है फोर्स जो होता है वो निगेटिव होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि देखिए ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना का बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं W बराबर जो होता है, अभी क्या बताए थे, F इंटू एस, और एंगल के लिए आता है कॉस। किसका यूज करते हैं, कॉस। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है माइनस में आता है, इसीलिए वर्क जो होता है वो हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव होता है। इस कंडीशन में वर्क जो होता है वो क्या होता हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है तो वो भी देखें। तो अगर इसमें बात करें हम लोग वर्क निगेटिव का एंगल क्या होगा, तो वर्क निगेटिव का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। उसके लिए वर्क जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो के कंडीशन में, यानी वर्क जीरो कब होगा। तो देखिए वर्क जीरो कब होगा, यानी जब हम लोग किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं एकदम ऊपर की ओर, और वस्तु
तो देखिए फोर्स लगा रहे इधर, हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो वस्तु विस्थापित होगी, कुछ भी विस्थापित नहीं होती। इस कंडीशन में जो एंगल का वैल्यू होता है वो 90 डिग्री। और हम लोग देखे हैं यानी वर्क बराबर एफ इंटू एस कॉस, एंगल के लिए कॉस का वैल्यू और 90 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, यानी वर्क बराबर 0। यानी वर्क ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, नोट में बोल सकते हैं जो वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और वर्क 0 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है वर्क सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो वर्क नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो नेगेटिव कब होता है, जैसे हम लोग फोर्स लगाए किसी वस्तु पे, वस्तु विस्थापित एकदम विस्थापित नहीं होती, उस कंडीशन में फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, यानी अगर दोनों का डायरेक्शन एक रहे तो पॉजिटिव होगा। अब इसके बारे में हम लोग इसका असाइनमेंट देख लिए थे फोर्स का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे आता है, वर्क बराबर अभी हम लोग बताए थे क्या होता है, एफ इंटू एस। तो देखिए एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का हम लोग जानते हैं विमीय सूत्र क्या होता है, mLT पे पावर -2। और ये डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं, लेंथ में। तो अगर इसका निकालिएगा आप लोग तो हो जाएगा ml पे पावर 2 और t पे पावर -2। तो देखिए इसका विमीय सूत्र भी आ गया, ml पे पावर 2 और t पे पावर -2। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वर्क हो गया हमारा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एनर्जी, ऊर्जा के बारे में देखेंगे। देखिए तो ऊर्जा है क्या वो देखेंगे सबसे पहले। तो आप लोग सिंपल सा डिफिनेशन सुनेंगे, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर कोई कार्य होगा तो उसमें क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, बिना एनर्जी का कोई भी वर्क हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा सिंपल सा डिफिनेशन, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर कोई वर्क हम लोग कर रहे हैं, कोई भी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें किसका एनर्जी होगा, यानी ऊर्जा का बहुत आवश्यकता है। अगर ऊर्जा नहीं होगा तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं या ढकेलते हैं, खींचते हैं तो उसमें किसका एनर्जी यूज होता है, तो एनर्जी का यूज होता है। बिना एनर्जी का कोई वर्क हो ही नहीं सकता है। तो देखिए एनर्जी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। सबसे ये तो सिंपल था, छोड़िए। इसका असाइनमेंट हम लोग देखते हैं सबसे पहले। इसका असाइनमेंट होता क्या है, तो देखिए इसका असाइनमेंट जो होता है एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है असाइनमेंट, वर्क का और इसका दोनों का जूल होता है। और इसका भी जो सीजीएस, अगर सीजीएस की बात करें तो वो अर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। और ऊर्जा जो है, अगर ऊर्जा की बात करें हम लोग, ये कौन सी राशि है, तो ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। वर्क भी अदिश राशि थी और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। देखिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो वर्क हमारा जो था वो भी अदिश था और ऊर्जा भी वो क्या है, अदिश है। तो अगर इसकी यानी डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो दोनों का सेम ही होता है। इसका भी हो जाता है ml पे पावर 2 t पे पावर -2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वैसे मुख्यतः एनर्जी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आप लोग सुनेंगे काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्म अब हम लोग देखेंगे, एनर्जी कितने फॉर्म यानी कितने प्रकार के टाइप के होते हैं। तो देखिए एनर्जी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यानी पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको शॉर्ट में हम लोग पीई भी बोलते हैं। पीई क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं। एक होता है, पहले काइनेटिक होगा, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका शॉर्ट हो जाता है KE, और दूसरा होता है पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसका शॉर्ट की बात करें तो इसका शॉर्ट हो जाता है PE। तो देखिए ऊर्जा जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है काइनेटिक और दूसरा होता है पोटेंशियल। यानी अगर इसकी हिंदी की बात करें काइनेटिक की, तो इसका हिंदी जो होता है वो हो जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और इसका हिंदी जो होता है वो हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। देखिए नियम से ही इसका डिफिनेशन क्लियर है। यानी गतिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु में गति के कारण, उसके गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा उसको बोलते हैं, यानी यदि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, यानी उसकी पोजीशन के कारण उसमें वस्तु में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। गतिज के बारे में अगर आप लोग बात कीजिएगा तो गतिज का सिंपल सा डिफिनेशन है, यदि किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यदि किसी वस्तु में, यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहला हम लोगों का गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए गतिज ऊर्जा का शॉर्ट अभी हम लोग बताए थे, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? KE बोलते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यानी KE। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसका हिंदी हो जाता है गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसका डिफिनेशन अभी जस्ट बताया हम लोग। यदि किसी वस्तु में गति के कारण, क्या बोले? यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो उसे गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण, यानी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख देते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी मोशन के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? KE कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो उसे गतिज ऊर्जा। तो अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, गतिज ऊर्जा का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सबसे पहले एग्जाम्पल हो सकता है, यानी किसी भी बंदूक से छूटी हुई गोली, बंदूक से छूटी हुई गोली। तो जब भी किसी गोली, यानी बंदूक से गोली छूटती है तो गोली में क्या होता है? गति होता है, और गति से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या अभी जस्ट बताया? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बंदूक से छूटी हुई गोली। अगर ये इसका दूसरा एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बहते हुए जल में। यानी देखे होंगे आप लोग, नदी सब में देखे होंगे, अगर कोई जल बहता हुआ रहता है, बहुत तेज मोशन में बहता है, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा वस्तु या कोई भी वस्तु बह के चले जाता है, तो उसमें भी एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। बहते हुए जल में, तो बहते हुए जल में क्या होता है? उसका जो गति होता है, तो गति के कारण एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसका अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जिससे हम लोग हथौड़े से किसी कील को ठोकते हैं। तो हथौड़ा जब चलता है तो हथौड़ा में क्या होता है? मोशन होता है, गति होता है, जिसके कारण वो कील ठुक जाती है। तो इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा हथौड़े से कील को ठोकना, हथौड़े से कील को ठोकना। तो जब भी हम लोग किसी कील को, यानी कील को हथौड़े से ठोकते हैं तो हथौड़े को पहले क्या करते हैं?
पीछे की ओर लेते हैं फिर आगे की ओर मारते हैं। तो जब भी पीछे से आगे की ओर आता है तो हथौड़ा में क्या होता है, मोशन हो जाता है, यानी गति हो जाता है, और गति के कारण ही कील या दीवार में या कहीं पे भी ठुक जाती है, यानी धंस जाती है। तो ये था गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का पहला एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें ऑप्शन में रहता है ये कौन सी ऊर्जा के कारण प्राप्त होती है, तो गतिज ऊर्जा रहता है। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो गतिज ऊर्जा का पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी बंदूक से छूटी हुई गोली बहते हुए जल में, उसके बाद हथौड़े से कील को ठोकना। तो यानी जो भी गति के कारण, यानी जो भी गति के कारण जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा नहीं है जो ये 3 ही एग्जाम्पल है। यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला हो जाता है, यानी इसका जो सूत्र होता है, अभी हम लोग बता रहे थे गतिज ऊर्जा को किससे क्या बोला जाता है शॉर्ट में, के ई बराबर हो जाता है हाफ mv²। क्या हो जाता है, हाफ mv²। और एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु की वेग यानी वेलोसिटी दुगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इसका सिंपल सा है, यानी लिख देते हैं, यदि वस्तु की वेग दोगुनी कर दिया जाए, यानी 2 भी लिख देते हैं, वेग है तो वस्तु की वेग दोगुनी कर दी जाए तो के ई यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये यानी अगर किसी वस्तु की वेग वेलोसिटी दुगुनी कर दिया जाए, अगर किसी वस्तु की वेग को बढ़ा दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बार बार एग्जाम में आता है। जो अगर किसी वस्तु की वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पे क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर दुगुना बढ़ाइएगा तो 4 गुना। उसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे अब एक और इसका नोट है गतिज ऊर्जा का, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है कभी भी यानी निगेटिव नहीं हो सकती है। गतिज ऊर्जा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो उसके बाद एक नोट हम लोग देखते हैं। देखिए ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग देखें पहला नोट, इसमें अभी जस्ट बताए हम लोग, जो के ई जो होता है यानी गतिज ऊर्जा जो होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होती है। गतिज ऊर्जा क्या नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। लिख देते हैं, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो गतिज ऊर्जा क्या नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। पहला नोट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी गतिज ऊर्जा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा अगर पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है या 0 होती है। तो वर्क जो होता है अभी जस्ट हम लोग बताए थे पीछे, वर्क जो होता है वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और वर्क 0 भी हो सकता है। लेकिन गतिज ऊर्जा जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर दूसरा नोट की बात करें तो आप लोग सुनेंगे, यानी कार्य का दूसरा भी मात्रक होता है। अभी जस्ट हम लोग बताए थे कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और अर्ग होता है। कार्य का अन्य मात्रक भी होता है, वो कौन कौन सा होता है देख लीजिए। कार्य का यानी इससे पहले अगर हम लोग यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट बताए थे वर्क का, जो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है और जूल होता है। लेकिन वर्क का ऐसा ही मात्रक की अगर बात करें तो बहुत सारे इसका ऐसा ही मात्रक होता है, जैसे वाट घंटा होता है, किलोवाट होता है, क्या होता है, वाट घंटा होता है और किलोवाट होता है।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नोट, जो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। बार बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो 1 किलोवाट में अगर बात करें हम लोग तो 3.6 × 10⁻³ वाट हो जाता है। कितना वाट होता है 1 किलोवाट में अगर बात करें तो 3.6 × 10⁻³ वाट। सॉरी, कार्ज का मात्रक था ना, तो ये कार्ज पोल चला ना, तो जूल में आएगा। यानी 1 किलोवाट बराबर अगर बोल सकते हैं 3.6 × 10⁻³ जूल। अगर चौथा नोट की हम लोग बात करें, अगर किलोवाट आवर में पूछे, जो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1 किलोवाट आवर में जो हो जाता है सेम ही वैल्यू रहता है, लेकिन 10⁻6 आ जाता है। तो 3.6 × 10⁻³ हो जाएगा 6 जूल। तो देखिए, अगर किलोवाट की बात करें तो 10⁻³ जूल होगा, और अगर किलोवाट आवर की बात करें तो 3.6 × 10⁻6 जूल। सिर्फ ये दोनों सेम ही रहता है, ये और 3.6 सेम। सिर्फ इसमें अगर किलोवाट पूछे तो 10⁻³ बोल देना है, अगर किलोवाट घंटा पूछे तो 10⁻6 बोलना है, यानी 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे, यानी ये गतिज ऊर्जा के बारे में देख रहे थे, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये तो गति के कारण, यानी अभी हम लोग जस्ट बताए थे, यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल का इससे पीछे भी बताए थे, यानी स्थिति के कारण। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति हिंदी हो जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो अभी जस्ट हम लोग इसका डेफिनेशन भी बताए थे, लिख भी देते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पी कहते हैं। यानी शॉर्ट में बताए थे हम लोग, इसे पी बोल सकते हैं। तो प्राप्त होती है, लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो देखिए पी कहते हैं। तो देखिए, एक मिनट, अभी जस्ट हम लोग बताए थे एनर्जी 2 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है वो गतिज ऊर्जा होता है, और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बताए थे, यानी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है गतिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी यानी हिंदी से ही, इसका हिंदी नेम से ही कन्फर्म है, इसका नेम से ही स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग जो घड़ी में पहले देखे होंगे आप लोग, पहले वाला जो घड़ी होता है उसमें चाबी भरा जाता था। तो घड़ी में जो चाबी भरा जाता है वो स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो घड़ी में चाबी भरना कौन सा एनर्जी का उदाहरण है। तो कौन सा एनर्जी का उदाहरण है, स्थिति ऊर्जा के कारण। तो घड़ी में चाबी भरना लिख देते हैं, चाबी का भरना, तो घड़ी में चाबी का भरना। उसके बाद अगर दूसरा इसका देखेंगे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे धनुष देखेंगे आप लोग। धनुष को यानी तीर चलाने से पहले धनुष को क्या किया जाता है, पीछे की ओर खींचा जाता है। तो पीछे की ओर खींचने के कारण उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक गति आ जाती है, और फिर अगर छोड़ दिया जाता है तो वो तीर बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा धनुष। धनुष में खींची हुई डोरी की ऊर्जा क्या हो जाएगा, धनुष में खींची हुई, यानी जब भी धनुष की डोर हम लोग खींचते हैं तो उससे एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, खींची हुई डोरी।
क्या हो जाएगा, धनुष में खींची हुई डोरी की ऊर्जा। तो धनुष जो चलता है वो कौन से एग्जाम्पल के कारण चलता है, कौन से ऊर्जा के कारण चलता है, तो किसके कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण धनुष चलता है। और अगर हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग देखेंगे, डैम देखेंगे, बांध जो होता है, बड़े बड़े नदी पे बांध बनाया जाता है। तो बांध में क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, अगर पूछा जाए, जो बांध में संचित पानी की ऊर्जा, संचित मीन्स होता है जमा करना। अगर पूछा जाए बांध में संचित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन एक कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए ये बांध में पानी की संचित ऊर्जा, यानी लिख दिया बांध में संचित पानी की ऊर्जा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी बांध में अगर मान लीजिए हम लोग पानी को स्टोर करके यानी जमा करके रखे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। लेकिन जैसे ही बांध टूट जाए, अगर मान लीजिए डैम टूट जाए किसी कारणवश, तो डैम टूट जाएगा तो उसमें पानी जो होगा तो वो नीचे की ओर या भागना स्टार्ट होगा, पानी बहना स्टार्ट होगा। जब भी पानी बहना स्टार्ट होगा तो पानी में क्या होगा, गति होगा। और अगर गति होगा तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा। तो इस कंडीशन में इसमें इसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए जो अगर बांध में पानी स्टोर है तो वो स्थितिज ऊर्जा के कारण, अगर बांध का पानी टूट जाए यानी बांध टूट जाए तब उसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा के बारे में था। यानी एनर्जी हम लोग देख लिया दो प्रकार के, एक पहला पोटेंशियल देखे, उसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों देख लिया। और इस हम लोग पीछे बताए थे जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग अगर पी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव वो भी नहीं हो सकती है, सॉरी निगेटिव हो सकती है। तो हम लोग इससे पीछे देखे थे यानी गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो लिख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा निगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। अगर गतिज की बात करें तो वो निगेटिव नहीं होगा, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, दोनों हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो देखिए ये था, यानी वर्क देख लिया हम लोग, एनर्जी देख लिया। अब हम लोग का बचा क्या, पावर। अब हम लोग देखेंगे पावर के बारे में। यानी पावर का हिंदी क्या हो जाता है, शक्ति। तो देखिए शक्ति या सामर्थ्य होता है, उसी को बोलते हैं शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं ना, जो कितना शक्ति है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे पावर के बारे में, यानी शक्ति के बारे में। तो देखिए, तो शक्ति का आप लोग सिंपल सा डिफिनेशन देखे होंगे, बहुत सारा डिफिनेशन देखे होंगे शक्ति का। तो देखिए शक्ति बराबर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर बराबर होता क्या है। तो पावर बराबर हो जाता है क्या, पावर, जैसे हम लोग बोलते हैं पावर निकालते कैसे हैं। तो देखिए पावर, जैसे कोई भी वस्तु का अगर पावर निकालना होता है तो जो वर्क रहता है यानी कार्य जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समय से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु का टोटल जो कार्य है उसको समय से डिवाइड कर देते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, हम लोगों का वर्क आ जाता है, यानी सॉरी पावर आ जाता है, शक्ति आ जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी एक डिफिनेशन आ जाएगा, जो किसी वस्तु के द्वारा किया गया काम और समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका यहाँ से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। किसी वस्तु के द्वारा किया गया वर्क और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर को हमेशा जो है वो पी से सूचित किया जाता है, कैपिटल पी से। किससे सूचित किया जाता है, पी से। और पावर भी एक अदिश राशि है, यानी पी से तो सूचित किया जाता है, पी यानी पावर जो है वो एक अदिश राशि है। यानी आज हम लोग क्या क्या देखे, यानी वर्क देखे, एनर्जी देखे, पावर, यानी तीनों जो है वो अदिश राशि है।
वर्क भी अदिश और एनर्जी भी अदिश और पावर भी अदिश, यानी तीनों अदिश, वर्क, एनर्जी, पावर तीनों अदिश राशि है। तो देखिए अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो हो जाता है वो वाट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाट। हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। और अगर हम लोग देखे होंगे, इसको रफ कर देते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यानी जैसे भी हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे जो होता है शक्ति का अलग मात्रक होता है एक, और हम लोग एक समान तौर पर शक्ति का अलग मात्रक होता है। तो देखिए वो भी बताएंगे। तो हम लोग जो समान तौर पर जो व्यवहार करते हैं जो भी, उसमें शक्ति का मात्रक हम लोग यूज करते हैं या तो किलोवाट या मेगावाट। तो देखिए इसका सामान्य मात्रक हो जाता है शक्ति का, क्या होता है? शक्ति का सामान्य मात्रक, अगर जनरल यूनिट की बात करें तो इसका हो जाता है किलोवाट। क्या हो जाता है? किलोवाट या मेगावाट हो जाता है, या बोल सकते हैं आप लोग मेगावाट। मेगावाट तो अभी जस्ट हम लोग भी बताए थे। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग बात करें, कौन सा? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर बात करें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर यानी पावर का यूज हम लोग देखेंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पावर का ऐसा यूनिट देखेंगे तो पावर का ऐसा यूनिट उसके क्षेत्र में जो हो जाता है वो हो जाता है क्या? ज़्यादातर इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज किया जाता है एचपी का, यानी हॉर्स पावर। क्या यूज किया जाता है? हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। तो इसका देखिए, यानी शक्ति के बारे में हम लोग देख रहे थे। शक्ति का सामान्य मात्रक या तो किलोवाट होता है या मेगावाट, और ऐसे भी बोल सकते हैं 1 किलोवाट का वैल्यू होता है 10⁻³ और 1 मेगावाट का वैल्यू होता है 10⁻⁶। ठीक ना? तो देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर पावर का एसआई यूनिट की बात करें, यानी एसआई यूनिट नहीं बोल सकते हैं, पावर का मात्रक की बात करें तो पावर का मात्रक क्या हो जाता है? हॉर्स पावर। और एक और होता है, यानी 1 HP बराबर, एक बार क्वेश्चन आता है 1 HP का वैल्यू कितना होता है? तो 1 HP का वैल्यू जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो देखिए ये बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 HP किसके बराबर होता है, या दे दिया जाता है जो 746 वाट बराबर वाट HP। तो बोल सकते हैं 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के। और अगर शक्ति का मात्रक हम लोग देखें, समान मात्रक जो जनरली यूज होता है वो किलोवाट या मेगावाट, और अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो उसमें HP यूज होता है, यानी हॉर्स पावर। और अभी हम लोग देख लिए, यानी किलोवाट की बात करें तो किलोवाट में कितना हो जाएगा? 10⁻³ और मेगावाट की बात करें तो 10⁻⁶। और अगर HP की बात करें तो यानी 746 वाट। तो उसके बाद अगर एक सामान्य व्यक्ति में बोला जाए जो कितना HP होता है उसका पावर, तो वो भी देखिए। अगर एक सामान्य व्यक्ति का बात करें हम लोग, एक सामान्य व्यक्ति में कितना HP पावर होता है? क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है सामान्य व्यक्ति में कितना HP पावर होता है। एक अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति यानी जनरली पर्सन में HP यानी हॉर्स पावर का कितना वैल्यू होता है, तो हॉर्स पावर का अगर जनरली एक व्यक्ति की बात करें तो एक जनरली व्यक्ति में यानी 0.05 से 0.1 HP के बराबर होता है एक आदमी का शक्ति।
अगर एचपी की बात करें तो अगर एचपी की बात करें तो कितना हो जाएगा एक आदमी में 0.05 से लेकर 0.1 एचपी, और एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, और इसको आप लोग वाट में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये वाला यानी वर्क एनर्जी पावर का अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल यानी कोचिंग ऑफ सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का एक यहाँ पे चैनल आइकन दिख रहा होगा तो उसको ज़्यादा टच करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि यानी जो भी न्यू वीडियो आप लोगों को आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।